तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करते हैं। ये स्क्वायर है हमारा जिसकी साइड हमें ए गिवन है। ए बी सी पे ये पॉजिटिव चार्ज रखे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट डी। डी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकालने हैं। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं। मान लेते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका नाम मैं ई रख लेता हूँ। और के क्यू अपॉन ए, इसका नाम मैं वी रख लेता हूँ। तो ई और वी के टर्म्स में आंसर बता देंगे आप डी पर। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। यस सर। ओके, फिर हेल्प ले लेंगे। बता रहे हैं आप लोग मुझे।
इलेक्ट्रिक फील्ड डी पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा एक तो ए की वजह से फील्ड डी पर इससे अवे। मैं ये बना रहा हूँ, अगर गलत होगा तो आप लोग बताएंगे कि ये ऐसा नहीं होगा। और सी पर ये बी की वजह से इधर आ रहा है, ये बी की वजह से और ये वाला सी की वजह से। क्या ये तीनों वैल्यूज ठीक है? इनका हमें वेक्टर सम करना है। ठीक है। फिर सोच लें। सही है। कौन बता रहे हैं? मुकुंद? तो बी की वजह से ई आना चाहिए ना। हाँ, तो अभी यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अभी करेक्शन होगा इसमें। तो ये वाले तो ठीक है, लेकिन जब बी की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, A√2 लेंगे। हाँ, के टू क्यू अपॉन और A√2 स्क्वायर। तो ये 2A² 2 से 2 कैंसिल होकर ये भी ई आ जाएगा। तो ये गलत हुआ, ये काट देंगे यहाँ से। ई, ई एंड ई, ये तीन फील्ड होंगे। अब ठीक है। यस सर। यस सर। और अब इनका वेक्टर सम करने के लिए ये ई और ये ई, ये दोनों मिलाकर E√2 इसी डायरेक्शन में आ गया। तो एक तो ई है और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा E√2। तो इसलिए नेट फील्ड E प्लस E√2 फ्रॉम बी टू डी इस डायरेक्शन में होगा। देखिए सबके आंसर सेम है। यस सर। यस अब अब पोटेंशियल देखना है। पोटेंशियल भी बता रहे हैं आप लोग? 3V। सर ए और सी की पोटेंशियल 3V नहीं है, फिर चेक कर लें। सर ए और सी की वजह से तो वी आएगा। अच्छा, और बी की वजह से √2 वी। V√2। तो ए की वजह से V और सी की वजह से भी V, और बी की वजह से जो आ रहा है वो V√2। 2V प्लस V√2, ऐसा होगा क्या? यस सर। और ये जो डायरेक्शन थी ये थी 45 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर। ये जो पोटेंशियल आ रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी से डी या डी से बी? बी से डी। डी से बी। यस सर। सर डी से बी। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? लिख दूं मैं डी से बी, सही है या चेंज करना है? सही है सर। सही है सर। हाँ सही है, सब सही बता रहे हैं। वीडी स्केलर क्वांटिटी नहीं है क्या?
स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन होगी क्या पोटेंशियल की? आप बताओ मुझे, डायरेक्शन होगी या नहीं? सर नहीं होगी। नहीं। हाँ, तो अभी सब बोल रहे थे आपको सब मालूम है, लेकिन आप भूल रहे हो बस। सब मालूम है आपको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने क्यों चार्ज दिया इसको? हॉलो स्फीयर या शेल है ये? शेल है या हॉलो स्फीयर जिसे हम कहते हैं? सर एक बच्चे का डाउट है। कौन सा बच्चा, नाम बताओ। मैसेज करा सर उन्होंने, देखो। ये लास्ट में फिर से समझाना है ये क्वेश्चन, ऐसा बोल रहे हैं? या ये कह रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप, ये सब? यस सर। हाँ, तो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, उसके क्वेश्चन भी ले लेता हूँ अभी, इस क्वेश्चन के बाद। ओके ठीक है, सर। ठीक है। ओके सर। ये सेंटर है, इस हॉलो शेल के ऊपर क्यू चार्ज है। हमें एक पार्टिकल को ले जाना है, उसके तीन रूट हैं दूसरे एंड पे। ए से शुरू करते हैं, दूसरे एंड बी पे ले जाते हैं। ये ए भी एक रूट हुआ। ये एंगल मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ, और ए से सी पे ले गए, ये एंगल मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ वर्टिकल से, और ये ए से डी पे ले गए। माइनस क्यू चार्ज है, इसे हम ए से बी ले गए, ए से सी ले गए, ए से डी ले गए। तीन पाथ है हमारे पास, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप बताएंगे मुझे 1, 2, 3 किस में वर्क मैक्सिमम होगा, किस में मिनिमम होगा? अगर हम नेगेटिव चार्ज को ए से बी इन तीन पाथ के थ्रू ले आते हैं, ए से सी, ए से डी, तो किस पाथ में मिनिमम है, किस में मैक्सिमम है? सर सेम होगा। एक कह रहे हैं सेम होगा, अभी देखता हूँ, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सॉरी सर, कंडक्टिंग है क्या? हॉलो शेल के सर मैंने, सेम होगा। हॉलो शेल है, उसके ऊपर हमने क्यू चार्ज रखा है, सरफेस पे क्यू चार्ज दिया है। मे बी सेम। सोच लें हम। सर इक्वल पोटेंशियल सरफेस है। हाँ, तो वर्क ही नहीं होगा, सेम तो बाद में आएगा, है ना?
यस यस सर हाँ। नो वर्क, क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो, इसलिए वर्क जीरो। तो इसलिए हर केस में सेम जीरो वर्क है। हाँ, उस तरह से हम सेम कह सकते हैं, सब में जीरो वर्क है तो हम सेम यही कह रहे थे, जीरो वर्क। चलो पहले वेव्स के क्वेश्चन ले लेता हूँ सर इसमें। ऊपर वाला ही बता दो एक बार। एक मिनट। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यस। हाँ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में या पोटेंशियल में, किस में एक्सप्लेन करना है मुझे। दोनों में। पोटेंशियल में बीडी वाला पार्ट बता दो। वी डी, डी पर जो पोटेंशियल निकाला, तो आप बोलते हैं ना, मैं जो बोल रहा हूँ किस वाले स्टेप में डिफिकल्टी आई। जैसे वी निकाला डी सर पर बीडी एक। वाले में। हाँ वीडी बता रहा हूँ मैं, वीडी में भी ये तीनों की वजह से निकालना है ना, तो फर्स्ट वाले नहीं की सर, वजह से। इसमें भी बीडी, बी फॉर बॉल एंड डी। सर ये बी। बी वाला जो हाँ है, सर। अच्छा। यस सर। ओके, यहाँ लिख दे रहा हूँ ये भी, एक मिनट। तो जो ये वी भी है, ये देखो ये होगा के इंटू टू क्यू अपॉन आर, और जो आर डिस्टेंस है ये डायगोनल लेंगे, तो डायगोनल ए रूट टू ले लूँ ना, तो ये रूट टू और ये कैंसिल होके रूट टू के क्यू बाई ए, और के क्यू बाई ए ये मैंने वी लिया था। ओके सर, ठीक है ठीक है। हाँ, इसलिए रूट टू भी हो गया। ठीक है। चलो अब पहले वेव्स वाले ले लेता हूँ, इलेक्ट्रो पे भी थोड़ी देर में आऊंगा वापस। तो मान लो पहले ओपन पाइप है, क्वेश्चन भी दूंगा, पहले एक बार इसके केस थोड़े डिस्कस कर लूँ। ओपन पाइप है, तो अगर मैं इसके लिए थर्ड हार्मोनिक फाइंड करूं, तो क्या लिखूंगा फॉर्मूला, बता सकते हैं मुझे, 3v ओपन by पाइप के 2। लिए। हाँ, वी बाई, फिर से बोल रहे हैं, 2l वी बाई टू एल इंटू 3. 3। इंटू थ्री। हाँ, तो ये थर्ड हार्मोनिक हो गई। अगर मैं कहूँ फोर्थ ओवरटोन है, फोर्थ ओवरटोन, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रखेंगे फिर। 5v by 2h। 5 equal to 12. फाइव वी बाई ट्वेल्व, वेरी गुड। अब इसमें ये जो वी है, इस वी का फॉर्मूला क्या था। Under root T by mu. अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू क्या था इसमें, ध्यान करें जरा, म्यू क्या था। मास पर यूनिट लेंथ। तो आप मुझे बताएं, इस ओपन पाइप में मास पर यूनिट लेंथ किसकी लेंगे हम। पाइप की लेंगे मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है।
पाइप की। हाँ, इसलिए मुझे फॉर्मूला बताया ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि पाइप की लेंगे मास पर यूनिट लेंथ, नहीं तो कुछ और लेंगे तो वो बता दें किसकी लेंगे मास पर यूनिट लेंथ। और ये टी क्या था इस फॉर्मूले में? किसकी लेंगे? टेंशन। तो ये टेंशन पाइप में, ये टेंशन किसके लेंगे, कैसे लेते हैं? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है या चेंज करना है? स्ट्रिंग का लेंगे क्या सर? ये तो स्ट्रिंग के केस में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। ये स्ट्रिंग के केस में लगता है, टेंशन और म्यू वाला। तो ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन लेनी है, स्ट्रिंग में मास पर यूनिट लेंथ लेना होता है। हमारा तो ये ओपन पाइप है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लेंगे बता रहे हैं आप लोग? देखिए ये फॉर्मूला तो नहीं ले रहे हैं, गामा आर टी बाई एम। तो ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। याद आ रहा है आप लोगों को? सर ये म्यू किसका लेंगे पर? म्यू इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है ओपन पाइप में। ये स्ट्रिंग के केस में लगाएंगे, स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। सर म्यू स्ट्रिंग का होगा ना? स्ट्रिंग के लिए तब लेंगे मास पर यूनिट लेंथ। ठीक। तो इस केस में हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। गामा क्या लिख दूं, सीवी बाई सीपी, ऐसा था क्या? No, sir. हाँ फिर? CP upon CV. हाँ, सीपी बाई सीवी। ये तो गामा तो हमें याद है। तो अगर डायटोमिक गैस लेंगे तो उसके लिए गामा की वैल्यू कितनी थी? 7/5. 7/5। हाँ, अब याद आ गया सबको। और ये जो मास एम है, अगर मैं ये ऑक्सीजन गैस हो तो ऑक्सीजन के लिए मास की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर? यूनिट के साथ बताएंगे क्या यूनिट लेंगे। बताएं मुझे, ये मास कौन सा आता है यहाँ पर? बता रहे हैं आप लोग? 32 लेंगे, 16 लेंगे? 32। 32। 32। 16। हाँ, सोच लें, अच्छी तरह सोच लें। सर एक बार बोलना, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा है ऑक्सीजन के लिए एम की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो। सर ऑक्सीजन के तो 16 रखेंगे। 32 ग्राम। एक एटम का या ये मॉलिक्यूल का मास तो नहीं रखेंगे? ये सोच लेके बताएं मुझे, या ये सही आ रहा है? यस सर, हाँ एटम ही है। हैं? क्या नहीं है? ये तो मैंने ऐसे ही क्रॉस कर दिया, अभी भी बता सकते हैं।
सर मुझे तो एटम लग रहा है। यहाँ पे एटम का मास, ये जो मास है, एटम का मास रखेंगे ग्राम में या केजी में? रखेंगे तो केजी में। तो एटम का मास कैसे निकालेंगे यहाँ पे, बता रहे हैं? ये यहाँ पर मोलर मास ही है, एक मोल गैस का मास पर 32 रखने से गलत हो जाएगा क्योंकि वो ग्राम में है, तो उसको आप केजी में कन्वर्ट करके रखोगे। ठीक है। अगर ये फॉर्मूला मैं ऐसा चेंज कर दूं, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, गामा के टी बाई एम, के इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहाँ पे जो मास होगा, आप कौन सा मास लेंगे? गिवन मास लेंगे। कौन सा मास, फिर से बताएं। ऑक्सीजन के लिए क्या आंसर होगा इसका, एम का? सर जो गिवन रहेगा। जो गिवन मास होगा, नहीं। हमने अगर 10 ग्राम ऑक्सीजन ली मान लो, तो इसमें 10 ग्राम को केजी में चेंज करके रखेंगे, यही तो कह रहे हैं हम। अब हम इसमें 1 मॉलिक्यूल का मास लेंगे। दिस अपॉन एन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके ये जो मास आएगा ये रखेंगे कब, अगर हमें ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करना है, और अगर हमें गैस कांस्टेंट यूज करना है एसआई यूनिट में, ये सब एसआई यूनिट में 8.3 जूल पर मोल, तो यहाँ पर हम ये 32 इंटू 10⁻³ kg रखेंगे। ठीक है, आगे जा रहा हूं मैं। अभी देखें जरा क्लोज्ड पाइप में कैसे करेंगे। क्लोज्ड पाइप, फर्स्ट हार्मोनिक क्लोज्ड पाइप के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? V/4L। V/4L लगा देंगे। फोर्थ हार्मोनिक के लिए 7V/4L। 7V/4L। सोच लें, ठीक है ये। यस सर। ये नहीं लगाएंगे, ये सेवेंथ हार्मोनिक है। सर होगी नहीं ना ये तो। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ हार्मोनिक है नहीं, इवन हार्मोनिक होगी नहीं इसमें, है ना। तो हमें इस वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना ऑर्गेनिक पाइप के, उसमें लैंग्वेज का ही मेन इम्पोर्टेंस है, तो लैंग्वेज ध्यान रखेंगे।
अगर मैं कहता हूँ इसमें फिफ्थ ओवरटोन लेते हैं, तो कौन सी आएगी इसमें? यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा फिफ्थ ओवरटोन? फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं आप लोग? सर 9V/4L। 13579, यहाँ से फर्स्ट ओवरटोन शुरू होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ से फर्स्ट ओवरटोन स्टार्ट होगी, है ना? ओके सर। तो क्या होनी चाहिए? 11V/4L। हाँ, यही ध्यान रखना है बस। 11 V तक। 7 नहीं, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाली ये होगी, हार्मोनिक। फिफ्थ ओवरटोन। तो इसमें मेनली जो भी ये क्वेश्चन है ना, ओपन पाइप क्लोज पाइप, इसमें ये लैंग्वेज की वजह से ही ध्यान रखना है, बाकी तो आपको सही आता ही है। इसमें V/2L के मल्टीपल है, इसमें V/4L के ऑड मल्टीपल है, ये तो आपको मालूम ही है, बस ध्यान से यूज करना है। तो इसलिए फिफ्थ ओवरटोन यहाँ से काउंट करके 11 V/4L। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं अभी। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट है? फिर अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसके। तो क्लोज पाइप में थर्ड ओवरटोन, तो पहले यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे 1 3 सर 7V बाय 5 7 V by 7 4L। 9, हाँ, और यहाँ से काउंट करेंगे ओवरटोन, तो इसलिए थर्ड ओवरटोन मतलब ये वाली 7V/4L। अच्छा, ये जो क्लोज पाइप है, ये क्लोज पाइप में वन एंड क्लोज होता है, इसमें अगर दोनों एंड क्लोज कर दूं, वन एंड क्लोज है। अब क्लोज पाइप लेते हैं जिसमें बोथ एंड क्लोज, तो अब इसमें कौन सी हार्मोनिक होती है, कौन सी नहीं होती, बता सकते हैं क्या? इसकी फंडामेंटल हार्मोनिक क्या होगी? सर कुछ होगा ही नहीं ऐसे इसमें। नॉट एप्लीकेबल। एफ फंडामेंटल क्या होगी? नॉट एप्लीकेबल, डज नॉट एग्जिस्ट, या होगी कुछ? Yes, sir. हम्म, यस सर। मतलब किसके लिए यस है? डज नॉट एग्जिस्ट के लिए यस बोल First, रहे हैं? डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं? यस सर। जी सर। नहीं, नहीं और नहीं, Yes, नहीं sir. नहीं नहीं, ये गलत है। सर ओपन हाँ, वाले की तरह होगा। हाँ, उसका आंसर ओपन की तरह आ जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं यहाँ पे। ये हमने बोथ हैंड क्लोज कर दिए सपोज, तो जहाँ क्लोज्ड हैंड होता है वहां पे नोड बन जाएगा। L बराबर λ/2। हाँ, तो ये नोड
और बीच में ये एंटी नोड। तो नोड से लेके नोड तक का डिस्टेंस λ/2, और λ/2 को L रख देंगे, इसलिए λ = 2L, इसलिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V/λ तो क्या हो जाएगी, V/2L। तो इसमें अब सारी फ्रिक्वेंसी आने लगेंगी, तो ये ओपन पाइप की तरह बिहेव करने लगेगा, बोथ एंड क्लोज। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, उसमें यहाँ पर एंटी नोड बन रहा था ओपन पाइप में, बीच में नोड था, इसमें एंड पर नोड बनेगा और बीच में ये एंटी नोड एक एक करके बढ़ता जाएगा। अगले केस में एक एंटी नोड और आ जाएगा ओके सर। और नोड भी बढ़ जाएंगे, तो ऐसे चेंज होती जाएगी। इसमें जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे क्लोज पाइप में, रूट गामा RT/m या T/μ? गामा RT/m। जितने भी पाइप है उन सब में ये यही वेलोसिटी यूज करनी है हमें। अब देखें जरा स्ट्रिंग के केस में, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी स्ट्रिंग के केस में F = V/2L। सही है क्या ये फॉर्मूला? ये सही है क्या फॉर्मूला, या चेंज करना है कुछ? ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। ओपन के लिए नहीं, स्ट्रिंग के केस में, अब स्ट्रिंग है, बोथ एंड फिक्स। सही है। बोथ एंड फिक्स। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये बिल्कुल सही है। और इसकी nth हार्मोनिक निकालने के लिए क्या करेंगे, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, T/μ। यहाँ पे म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। पर अगर हमें ये म्यू नहीं नहीं दिया है और इसकी जगह हमें डेंसिटी रो गिवन है, तो क्या करेंगे, म्यू की जगह ए रो रख देंगे। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, या डेंसिटी ऑफ वायर गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ। और मास को लिख सकते हैं हम एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ए इंटू रो है ना, अभी ये बता भी रहे थे मुझे, रो नहीं ये म्यू कर देंगे, एक मिनट। तो म्यू की वैल्यू हम रो के टर्म्स में ऐसे निकालेंगे, ए इंटू रो, और वो फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। तो अब बताएं, क्वेश्चन ये है, किसी केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वायर की एफ गिवन है, और मैंने उसकी रेडियस को चेंज करके, अब बाकी सब सेम था, सेम मटेरियल है, खाली रेडियस को 4R कर दिया। तो अब न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
F/2. F/2 ठीक है ये। फिर सोच ले। F/4 होगी सर। हाँ, अब F/4 ही आएगी। अब F/2 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर A πr² रखेंगे, वो रूट में से बाहर ही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। 4R कर देंगे तो F/4 ही आएगी। ठीक है क्या? ठीक है ना? F/4 किसी को डाउट है तो बताएं। और अगर ओपन पाइप में डायमीटर गिवन है D, तो इसमें एंड करेक्शन के बाद थर्ड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? थर्ड हार्मोनिक एंड करेक्शन भी यूज कर रहे हैं हम। बता रहे हैं आप लोग मुझे? थर्ड हार्मोनिक एंड करेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स V/2L। ये नॉर्मल फार्मूला होता है, लेकिन इसको अब हम चेंज कर देंगे। थर्ड हार्मोनिक ओपन पाइप में L+2 टाइम्स एंड करेक्शन, क्योंकि दोनों एंड पर एक एक एंड करेक्शन लगेगा, दोनों है ओपन एंड है। और एंड करेक्शन की वैल्यू 0.3 टाइम्स डायमीटर। ठीक है? ये चेंज करना है कुछ तो बता सकते हैं मुझे? सर 0.6D होगा। नहीं, फिर सोच लें। एंड करेक्शन 0.3 टाइम्स डायमीटर, 0.6 टाइम्स रेडियस होगी, रेडियस। बोलिए ठीक है या चेंज करना है? ठीक है। तो रेडियस गिवन हो तो 0.6R और डायमीटर गिवन हो तो 0.3D। और इसको याद भी इसी फॉर्म में, इसकी हेल्प से याद रखेंगे। 3 डायमेंशनल 3D। तो डायमीटर हो तो 3 यूज करते हैं, और यहाँ पे E की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ पर ओपन पाइप के लिए। इसी तरह से क्लोज पाइप के लिए
एंड करेक्शन मान लें हमने यूज किया है। और थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक के लिए अब क्लोज्ड पाइप है, पहले तो ऐसे लिखते 3V/4L, पर एल अब एल प्राइम ले रहा हूं मैं, एल प्राइम यानी चेंज, नई लेंथ लेंगे। नॉर्मल केस में तो ऐसा लेते, लेकिन अब इसको चेंज करके क्या कर देंगे हम, 3 टाइम्स एक बारी, 2 बारी या 3 बारी, क्या लिखूं? एक बार। एक बार, हाँ। सर एक बार। हाँ, क्योंकि एक ही एंड ओपन है, तो L+E, तो थर्ड हार्मोनिक किया जाएगा। और एंड करेक्शन हमें इसी तरह निकालना है, 0.3D या 0.6R। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर गिवन है हमें 0.75 मीटर। और इस वायर के मटेरियल की डेंसिटी गिवन है हमें इतने kg/मीटर क्यूब। इट कैन बियर ए स्ट्रेस ऑफ 8.1 इंटू 10⁸ Newton/मीटर स्क्वायर। विदाउट एक्सीडिंग इलास्टिक लिमिट। मैक्सिमम स्ट्रेस ये इतना बियर कर सकता है। तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। टू हंड्रेड। तो ये किसी का आंसर 200 हर्ट्ज आ रहा है। आंसर इज करेक्ट। सर 200 आवर्स। गुड। सर 200 हर्ट्ज। हाँ, वेरी गुड, तो सबने सही किया है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L P/μ। टी को लिख लेंगे सिग्मा इंटू एरिया, और म्यू को लिख लेंगे डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया दोनों में से कट हो गया। अब हमें सिग्मा, रो, एल सब गिवन है, ये सब वैल्यूज में पुटअप कर देनी है।
ये हमारा 200 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? सर ये टी बाई म्यू को कैसे लिखा है बताना एक बार। टी अपॉन म्यू। टी जो टेंशन है, उस टेंशन को मैंने ले लिया है स्ट्रेस इनटू एरिया, और म्यू तो अभी हमने निकाला था डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया, तो सिग्मा इंटू ए वो हो जाएगा टेंशन। ठीक है, ये स्ट्रेस है सिग्मा। बताइए मुझे, ठीक है ये आगे चलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। टू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, दे आर ऑफ सेम मटेरियल, और उनकी लेंथ हमें ये गिवन है L एंड 2L, and radii are given to be 2R and R. They are stressed by same tension. Both vibrate in their fundamental frequencies. और फंडामेंटल नोट्स, एक की फ्रीक्वेंसी F1 है, ये जो फर्स्ट वायर है, और सेकंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F2 है। फाइंड F1 अपॉन F2। सर 1। 1:1. 1:1 1:1, sir. is सर right. ये सबने बहुत अच्छा किया, तुरंत ही क्वेश्चन कर दिया है। तो फ्रीक्वेंसी है 1/12 अंडर रूट P अपॉन म्यू। टेंशन सेम है, और म्यू को मैं लिख रहा हूँ
एरिया इंटू डेंसिटी, सेम मटेरियल है, टेंशन सेम है, रो भी सेम है, रेडियस अलग है और लेंथ अलग है, ये रूट में से बाहर आ गई। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला बन गया, ये फ्रीक्वेंसी एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/LR, इसलिए डायरेक्ट इससे देख के ही आंसर निकाल देंगे। 1/L1 R1, L इंटू R1 इज 2R, और यहाँ पे L2 इंटू R2 विच इज इक्वल टू 1। सबका आंसर आ गया, एक बार चेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है कुछ? तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। There is a sonometer wire, it resonates with a given tuning fork forming 5 antinodes between the bridges under a mass of 9 kg। जब 9 kg का मास हम यूज करते हैं वायर में, तो 5 एंटीनोड बनते हैं। When this mass is replaced by ये मास m, अब उसे हमने m मास से रिप्लेस कर दिया, तो वायर रेजोनेट्स with same tuning fork in 3 antinodes। तो पहले 5 एंटीनोड बन रहे थे, अब 3 एंटीनोड है।
फॉर सेम पोजिशन ऑफ द ब्रिजेस। ब्रिजेस मतलब जो वायर के फिक्स स्टैंड होते हैं, फॉर सेम पोजिशन ऑफ ब्रिजेस, उन्हें हम ब्रिज कहते हैं। तो आपको एम फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ एम। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। सोनोमीटर वायर रेजोनेट कर रहा है। सर 25 kg। 20.25 किलोग्राम। एम 25 आंसर आएगा। चेक कर लें जरा। 25 आ रहा है। यस सर। हाँ, एक एक आंसर तो आ रहा है। बाकी लोग भी ट्राई कर लें, अभी फिर सॉल्व करता हूँ। सर 25 आ रहा है। 25 आ रहा है, राइट। जब 5 एंटी नोड है तो फ्रीक्वेंसी फिफ्थ हार्मोनिक में वाइब्रेशन है वायर का, 5 एफ लेंगे। और 3 एंटी नोड है तो 3 एफ लेंगे। अब वो दोनों ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर है, दोनों को इक्वल कर दो। ट्राई द क्वेश्चन। जो 5 वाली है उसमें 5 एंटी नोड बन रहे हैं तो फिफ्थ हार्मोनिक है। और टेंशन होगी mg 9g अपॉन म्यू। जब 3 एंटी नोड बन रहे हैं थर्ड हार्मोनिक होगी, पर लेंथ ऑफ वायर सेम दिया है। मास हमें फाइंड करना है। वेट हो गया mg अपॉन म्यू। सेम वायर है इसलिए म्यू सेम है। दोनों इक्वल करके सॉल्व कर दो, बोथ आर इक्वल। देखो सबके लिए ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। कोई डाउट है किसी को? स्टूडेंट्स हो गया सबका, या मुझे सॉल्व करना 25 आ है? रहा है क्या? 25 बिल्कुल यस। सही। 25 5 इंटू देखो 1/12 9g अपॉन म्यू, ये बराबर है 3/12 mg म्यू। ये g/म्यू सब कैंसिल हो गए। 12 ये कैंसिल हो गए। तो ये आ जाएगा 5√9। ये आ जाएगा 3√m। और ये आ गया 3। इसलिए m आ गया इसका स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। बोलो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? No, sir. मैं शिफ्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये सबका हो गया। तो
No, sir. Next question. हाँ नेक्स्ट दे दो ना। An open pipe is suddenly closed at one end. With the result that frequency of third harmonic of closed pipe is found to be higher by 100 hertz than the fundamental frequency of open pipe. So find fundamental frequency of open pipe. ये ट्राई कर रहे हैं आप लोग, फिर हेल्प मिलेगी। आंसर आ गया सबका? स्टूडेंट्स कर रहे हैं आप लोग? Sir, 200. 200 राइट आंसर। अभी 1-2 मिनट और ट्राई कर लें, जो आंसर निकाल रहे हैं फिर सॉल्व करता हूँ।
थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप पी वी बाई 4L and first harmonic of open pipe V by 2L और ये गिवन है F3 is 100 more than F1 तो हमें F1 फाइंड करना है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू V/2L और ये मेरा ऑलरेडी V/2L है। तो ये माइनस ये कर दिया, इसलिए मेरा ये आंसर आ जाएगा 200 हर्ट्ज। सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लेकिन हाँ बताओ। सर क्लोज्ड वाले में सेकंड हार्मोनिक तो होती नहीं है, मतलब इवन नंबर वाली। हाँ तो तो सर मुझे बस यही डाउट था कि जो थर्ड कह रहा है ये मेरी। थर्ड हार्मोनिक, हाँ ये कौन सी वाली होती है? यस सर, तो तो जब ओड नहीं होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से 5 होनी चाहिए थी। नहीं नहीं, थर्ड हार्मोनिक जो थर्ड फ्रीक्वेंसी होगी ना 1357 फ्रीक्वेंसी में क्लोज पाइप में। 1357, यस सर, हाँ यही कह रहा हूँ मैं भी। हाँ 1357। तो हम ये समझ लें इसका नाम थर्ड हार्मोनिक है, इसका नाम फिफ्थ हार्मोनिक है। ये फिफ्थ हार्मोनिक है, ये सेवेंथ हार्मोनिक है। तो थर्ड हार्मोनिक ये है, ये सेकंड नहीं है जो हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। इसीलिए तो प्रैक्टिस की थी अभी पहले, है ना? ओके सर, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कर देंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पाइप जिसकी लेंथ हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर इज ओपन एट बोथ एंड्स। आपको बताना है विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप is resonantly excited by 1.1 kilohertz source
इस सोर्स से कौन सा हार्मोनिक मोड इसका एक्साइट होगा जिस पाइप की लेंथ 30 सेंटीमीटर के बने, एक तो ये बताना है। और फिर इसको हमने क्लोज कर दिया, एक एंड क्लोज मतलब क्लोज्ड। तो फॉर क्लोज्ड पाइप अब फिर कौन सी हार्मोनिक मोड आएगा वो बताना है। और स्पीड ऑफ साउंड दोनों केस में ये यूज करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। ट्राई करते हैं। सर ओपन के लिए 2। हाँ ओपन के लिए सेकंड हार्मोनिक कहेंगे उससे। सर ओपन के लिए 2। हाँ गुड। तो ओपन के लिए सेकंड हार्मोनिक आ रही है हमारी, अब क्लोज्ड के लिए और ट्राई करके बताएंगे मुझे। पहले फंडामेंटल निकालेंगे ओपन के लिए। V/2L से। ये आ रहा है मेरा 550 हर्ट्ज और ये है 1100 हर्ट्ज। क्लोज के लिए 7। क्लोज के लिए 7 अभी देखते हैं। और अब आपको इसी तरह बताना है, तो इसमें ये सेकंड हार्मोनिक हो गई। क्लोज के लिए ये कह रहे हैं 7। चेक करेंगे 7 आ रहा है क्या। फोर आ रहा है। सर 4 आ रहा है। फोर आ रहा है सर। क्लोज पाइप में फोर्थ हार्मोनिक होगी क्या। सर फोर तो नहीं। होगी। नहीं होगी, इसलिए कोई हार्मोनिक नहीं होगी। फोर्थ आ रहा है जीरो। लेकिन फोर्थ हार्मोनिक है नहीं ना क्लोज पाइप में, है ना। सर ये तो लॉजिक का ही हो गया। हाँ ये लॉजिक क्वेश्चन, इसमें लॉजिक वाले ही आ रहे हैं ज्यादातर। आपने सही किया है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है, सही किया आपने। तो V/4L इसका हाफ कर देता हूँ, 275 हर्ट्ज। अब इसका 4 टाइम्स हो रहा है लेकिन फोर्थ हार्मोनिक है नहीं क्लोज पाइप में, ओनली ऑड हार्मोनिक्स। तो नो रेजोनेंस विल अकर, नो रेजोनेंस। सर ये तो वही बात हो गई, पूरा क्वेश्चन भी हो गया, नेगेटिव भी आ गए। नहीं, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी तो होता है ना। लेकिन सर आंसर तो वहां फोर आ गया था ना। आंसर तो 4 आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी कोई तो बताइए, फिर आगे चल रहा हूँ मैं। बता रहे हैं मुझे। कोई डाउट नहीं है सर। ओके।
determine the possible harmonics। थोड़ा अलग से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। In the longitudinal vibrations of a rod clamped in the middle, मतलब एक रॉड है, उसके मिड पॉइंट को पर हमने क्लैंप लगा दिया, यानी फिक्स कर दिया यहाँ पे हमने इसको। तो इसमें कौन कौन सी हार्मोनिक्स होंगी, पॉसिबल हार्मोनिक्स, वो फाइंड करनी है आपको। क्वेश्चन क्लियर है आपको? आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी, ठीक है। जहाँ क्लेम करेंगे वहां पे नोड बन जाएगा, और जहाँ फ्री एंड है वहाँ एंटी नोड। सर इसमें निकालना क्या है? इसमें फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, नेक्स्ट हार्मोनिक, ये जो शू की हार्मोनिक्स हैं वो निकाल के देखेंगे उनके फॉर्मूले क्या आ रहे हैं। सर रॉड रेशियो तो आ गया मेरा। रॉड की लेंथ एल मान लेंगे। तो बता दें मुझे, पहले पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ऐसा ऐसा बता दें मुझे। रॉड में हम लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ले रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस रॉड में। तो फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू बतानी है।
नहीं, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद अगली हार्मोनिक कौन सी आई और कैसे आई, नोट कहाँ बन रहे हैं, एंटी नोट कहाँ बन रहे हैं, ये बता दें आप मुझे। पहले ऐसे बनेंगे, अगले केस में ऐसे बनेंगे, बस ये बता दें। दो केस बता दें तो बाकी तो सब उसी तरह हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट है फंडामेंटल, नोड तो सर लैम्डा बाई 2 पे बन रहा। ये रॉड है, यहाँ जहां हमने क्लेम किया वहां तो नोड बन जाएगा ना, तो ये रोड कैसे वाइब्रेट करेगी, ये वाली रॉड हमारी ऐसे वाइब्रेट करेगी। यहाँ पे नोड और यहाँ एंटी नोड, ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है, यहाँ पे एंटी नोड। तो अगर इसकी लेंथ, टोटल लेंथ रॉड की लेंथ एल है, तो लैम्डा की टर्म्स में इससे लैम्डा निकाल लो, फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कर सकते हैं ना। एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस, तो लैम्डा बाई 2 आ रहा था। ये लैम्डा बाई 4, और नोड से लेके एंटी नोड तक का डिस्टेंस, ये भी लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 × 2, ये बराबर है इस रॉड की लेंथ के। तो इसके लिए लैम्डा कितना आ गया फर्स्ट हार्मोनिक में, फंडामेंटल में 2L। इसलिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, V/λ, V/2L। ये तो फर्स्ट हो गई। अगली वाली इंपॉर्टेंट है। अगला केस कैसे बनाएंगे, जो क्लैंप है वहां तो नोड ही रहेगा। पहले ये समझो, यहां तक समझ में आया। यस सर। अगले केस में भी यहाँ पे हमें एंटी नोड ही रखना है, क्योंकि ये फ्री है, तो बीच में एक नोड और आ जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए ये मैंने थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा ऐसा जरूरी नहीं आपके एग्जाम में आसानी पूछते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा है। तो ऐसा हो जाएगा। अब एक एक नोड और बढ़ गया, यहाँ तो एंटी नोड ही रहना चाहिए, जो फ्री एंड है वहां पे एंटी नोड ही रखेंगे। ये जनरल केस हो गया, बीच में भी नोड ही होना चाहिए। एक नोड इधर बढ़ गया, एक नोड इधर बढ़ गया। तो अब लैम्डा बाई 4 के कितने केस हो गए, 6 हो गए, 6 पार्ट, 6 × λ/4। ये टोटल मिलाकर ये एंटी नोड से नोड तक λ/4। 3 लैम्डा बाई 4। नहीं, 6 λ/4 हुए ना, ऐसे यहाँ पे ये λ/2 और λ/2। तो λ/4 के दो हो गए, ये बीच में एंटी नोड है। टोटल पे 6 हो गए ना, पूरी रॉड के लिए 6 हो गए। पहले यहां तक देखें, ये 6 समझ में आ रहे हैं हमें, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ। एंटी नोड से नोड तक λ/4, बीच में भी एंटी नोड आएगा ना। ये λ/4 लैम्डा, तो एक तरफ 3 एक तरफ 3, टोटल 6 हो गए। तो जो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी आ गई वो आ गई V/λ, यानी 3 × F1। तो 1357 ऐसे आती जाएगी उसमें हमें, क्योंकि ये पता चलिए अगली वाली इससे 3 टाइम्स आ रही है। देखो, आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे। तो बेसिक रूल ये रहा, जहां क्लेम करेंगे वहां नोड ले लो, जो फ्री एंड है वहां एंटी नोड ले लो, और फिर एक एक नोड बीच में एक नोड बढ़ाते जाओ, यहाँ भी एक नोड, यहाँ भी एक नोड।
फिर एक और नोड, अगले केस में एक और नोड, यहाँ 2 नोड हो जाएंगे, यहाँ भी 2 नोड हो जाएंगे। बताइए, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, पर एग्जाम में चांस है कि हमें नहीं पूछेंगे, हमें मीडियम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसा कर देंगे। हमें आना चाहिए, फिर हमें आसान पूछा है तो और भी अच्छा है, अच्छा आया तो हम अच्छा भी कर देंगे। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आप लोगों को यहाँ तक? सर ये दूसरे वाले में ही आ रहा है, ये कैसे करा है? ये फर्स्ट वाला केस समझ में आया? ये फर्स्ट है। हाँ सर, ये तो आगे बीच में नोड बनेगा। हाँ, जहाँ पे क्लैंप होगा ना, वहाँ पे नोड बनेगा एक। फर्स्ट में नोड बनेगा। अब यहाँ नोड फिक्स है या एंटी नोड फिक्स है? तो जब हम पाइप में लेते थे ना, पाइप में भी ऐसे ही करते थे, एक एक नोड बढ़ाते जाते थे, याद है आपको? तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। ये नोड फिक्स है, एंटी नोड, बीच में एक नोड बढ़ा देना है अगले केस में। तो हमने एक नोड बढ़ा दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे ओपन पाइप का बना रहा हूँ, आप देखो एक मिनट। ये ओपन पाइप था। तो फर्स्ट केस में हम कैसे करते हैं? यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड। ठीक है। और जब अगला केस करते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ एंटी नोड फिक्स है, यहाँ भी एंटी नोड फिक्स है, एक नोड और बढ़ा देंगे। ये नोड नोड ही तो बढ़ाते हैं हमें एक अगले केस में। ये एंटी नोड पाइप के केस में, याद आ रहा है क्या? यस सर। तो ये फंडामेंटल लेना और अगले केस के लिए एक नोड बढ़ा देना है। तो इसमें भी सेम किया। ये फंडामेंटल में समझ में आ गया। हाँ, यहाँ क्लैंप है, वहाँ नोड होगा, जहाँ फ्री है वहाँ एंटी नोड होना चाहिए। और फिर एक एक नोड और बढ़ा दिया अगले केस के लिए, है ना? ठीक है सर। हाँ, आप समझ में आ गया। ठीक है, फिर आज यहीं तक कर रहे हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देन गुड बाय। अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे।